नमस्कार साथियों, श्रीकांत आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोगों की क्लास इतिहास की रहेगी और इतिहास में भी हम लोग बाबर शुरू कर चुके हैं। तो बाबर का जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब बाबर के जो 3 और जो युद्ध हैं वो कुल मिला के बाबर कितने युद्ध लड़ता है? बाबर 4 युद्ध लड़ता है। पहला है पानीपत का युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। 1526 को लड़ा गया। दूसरा युद्ध कौन सा है? दूसरा खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध किसके साथ में लड़ा गया है? राणा सांगा के बीच में लड़ा गया है। राणा सांगा से लड़ा गया। मैं क्रम से बता दे रहा हूं पहले कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया है। ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया है और खानवा का युद्ध लड़ा गया है 16 मार्च 1527 को। ये 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया है। फिर कौन सा युद्ध लड़ा गया है? फिर लड़ा गया है चंदेरी का युद्ध। ये जो बाबर ने युद्ध लड़े हैं आके भारत में, ये क्रम से मैं बता दे रहा हूं कि ये क्रम मिलाने के लिए आता है। कौन किस युद्ध किसके बाद युद्ध लड़ा गया ये पूछा जाता है और हर साल कहीं ना कहीं आता है। तो ये जो चंदेरी का युद्ध है ये किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है ना, मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, चंदेरी के ये शासक रहते हैं और ये लड़ा गया था। मेदिनी के जो चंदेरी का युद्ध है ये लड़ा गया था 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था। हर एक साल बाबर लड़ता है। 1526 में लड़ता है, 1527 में लड़ता है, 1528 में लड़ता है और लास्ट में लड़ता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके साथ में लड़ता है? मोहम्मद लोदी के साथ में। मोहम्मद लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी का भाई है वो मोहम्मद लोदी कह रहे हैं, महमूद लोदी, सॉरी महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है महमूद लोदी। ठीक है, महमूद लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी का जो शासक रहता है, दिल्ली का शासक रहता है इब्राहिम लोदी, उसका छोटा भाई है महमूद लोदी। ठीक है, ये अभी जिंदा है और ये अफगानों की शक्ति को पुनर्जीवित कर रहा है, यानी कि जितने भी अफगान सरदार हैं उनको इकट्ठा कर रहा है कि आइए हम एक बार से मुगलों को बाहर निकाल दें, क्योंकि हम ही अफगानों से मुगलों ने सत्ता छीन ली है, खास करके बाबर ने। तो वो बाबर के खिलाफ सभी अफगानियों को जो है इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इस वजह से महमूद लोदी लगातार सक्रिय है और ये बिहार में उस समय जो है शासक रहते हैं। इसके बाद फिर ये बंगाल का शासक रहता है नुसरत शाह। बंगाल का शासक उस समय रहता है नुसरत शाह, वो भी अफगानी रहता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जितने भी अफगानी हैं, बहुत सारे अफगान शासक रहते हैं, बहुत सारे अफगान सरदार रहते हैं। जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है उसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है तो बहुत सारे अफगान सरदार स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो अफगान सरदार स्वतंत्र हो जाते हैं उनको ये इकट्ठा करता है और ये कहता है कि आइए हम लोग मुगलों को बाहर निकाल दें, क्योंकि वास्तविक सत्ता के हकदार तो हम ही हैं। सत्ता हमारी है, दिल्ली हमारी है, अफगानी मुगलों ने तो हमको हटा दिया है। तो इस तरह से वो आह्वान करता है, लोगों को इकट्ठा करता है। तो ये बाबर के चारों युद्ध हैं। कौन कौन से युद्ध हैं? पहला पानीपत का युद्ध है, दूसरा खानवा का युद्ध है, तीसरा चंदेरी का युद्ध है, चौथा घाघरा का युद्ध है। मैंने सबके नाम लिख दिए। पानीपत का युद्ध में इब्राहिम लोदी रहता ही रहता है, दिल्ली का शासक रहता है। इब्राहिम लोदी के विषय में मैंने बताया था कि सल्तनत काल का एकमात्र शासक है जो युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। एकमात्र सल्तनत काल का प्रथम और अंतिम शासक है जो युद्ध में ही मारा जाता है, युद्ध के मैदान में ही मार दिया जाता है, वो इब्राहिम लोदी है। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। किस डेट को? 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को लड़ा जाता है मेदिनी राय के खिलाफ। चंदेरी कहाँ है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और घाघरा के युद्ध जैसे मैंने बताया कि महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का छोटा भाई रहता है। घाघरा का युद्ध का भी मैं डेट बता दे रहा हूं। घाघरा का युद्ध जनवरी फरवरी मार्च मई 6 मई 1529। ठीक है, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध होता है। इसमें महमूद लोदी फिर नहीं मारा जाता है, फिर ये भाग जाता है। अभी आप आगे देखेंगे कि एक युद्ध होता है महमूद लोदी का 1532 में, दादरा का युद्ध या दोहराई का युद्ध 1532 में
उसमें महमूद लोदी हुमायूं के खिलाफ लड़ता है, महमूद लोदी, और इसके बाद फिर ये भाग जाता है। तो महमूद लोदी हर समय बच के निकल भागता है। तो ये इसकी चालाकी है, ठीक है। तो ये बाबर के चारों युद्ध हो गए हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध। कौन शासक रहता है ये ज्यादा जरूरी है। इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526, खानवा का युद्ध में राणा सांगा 16 मार्च 1527 का, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय रहता है, और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 महमूद लोदी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया बाबर के युद्ध की जो क्रम से उसने 4 युद्ध लड़े हैं, और जो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही युद्ध आते हैं, ठीक है। मान लीजिए आ गया कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है। तो 1527, 1528, 1529, 1530। अगर डेट याद नहीं है, साल नहीं याद है, मान लीजिए डेट मत याद करिए, कम से कम ईयर याद होना चाहिए ना। तो चंदेरी का युद्ध सीधी से बात है, एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। ये जैसे चारों युद्ध लड़ा है, अगर आपको ईयर नहीं याद है कौन सी ईयर में है, बस अगर आपको ये याद है कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध है 26 में, ठीक है। खानवा का युद्ध है 27 में, चंदेरी का युद्ध है 28 में, और घाघरा का युद्ध है 29 में। तो ये 26 से लेके 29 लगातार 4 साल उसने युद्ध किया है। अगर अब आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले आ जाए कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया, तो क्रम से तीसरे नंबर पे चंदेरी का युद्ध है। आप जोड़ लीजिए 26, 27, 28। तो इस तरह से आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसके चारों युद्धों के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने पिछले बार बता ही दिया था, ठीक है। उसमें जो जो पद्धति उसने, तुलगमा पद्धति और तमाम सारी चीजें जो है, कहां से उसने क्या लिया था, कैसे लिया था, ये सब बातें हो गई हैं। अभी हम देखते हैं खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 16 मार्च 1527, ठीक है। किसके विरुद्ध खान लड़ा गया था? राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए, राणा सांगा कौन है? राणा सांगा मेवाड़ का शासक है, ठीक है। मेवाड़ का शासक है या राजा है, ठीक, राजपूत रहता है। बात ये हुई रहती है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते हैं, ठीक है। मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि युद्ध का एकमात्र कारण तो यही इतिहासकार ये बताते हैं कि इसमें बाबर राणा सांगा के ऊपर आरोप लगाता है और राणा सांगा बाबर के ऊपर आरोप लगाता है। आरोप क्या लगाता है? बाबर का ये कहना है कि जब ये दिल्ली पे आक्रमण करता है, यानी कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करता है, ठीक है, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आक्रमण करता है, तो राणा सांगा ने ये कहा था कि ये आगरा वाले क्षेत्र से, ठीक है, आगरा वाले क्षेत्र से राणा सांगा जो है इस इब्राहिम लोदी पे आके आक्रमण कर देगा, ये इब्राहिम लोदी के ऊपर। जब ये ऊपर से आएगा, उत्तरी तरफ से बाबर आएगा इब्राहिम लोदी से, उत्तर पश्चिम की तरफ से, तो ये प्रॉपर आगरा की तरफ से आके इससे मिल जाएगा और इब्राहिम लोदी के खिलाफ दोनों मिलकर युद्ध लड़ेंगे। मैंने बताया था कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है तुझके बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है, पद्य शैली में लिखी हुई है, ठीक है, उसमें इस बात को बताया है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने के लिए इसको निमंत्रण भेजा था, ठीक है। बाबर ने और बताया था पंजाब के शासक जो दौलत खान लोदी रहते हैं और एक इब्राहिम लोदी के चाचा रहते हैं आलम खान लोदी, उनको भी बताया रहता है कि दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और मेवाड़ के शासक ने उनको निमंत्रण भेजा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण करने के लिए। तो इस वजह से बाबर ये कहता है कि राणा सांगा ने शर्त का उल्लंघन किया है, ठीक। बाबर ये पक्ष करता है, पक्ष देता है। राणा सांगा क्या कहता है? राणा सांगा ये कहता है कि उसने कोई निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा इतिहासकारों ने बताया है। कुछ सारे इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है, लेकिन अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि राणा सांगा ने निमंत्रण दिया है, तो राणा सांगा का ये आरोप है कि राणा सांगा, बाबर जो है युद्ध के बाद क्या करता है, जैसे ही पानीपत का युद्ध जीतता है, बाबर जो है बयाना की जो जमींदारी जो रहती, बयाना का जो क्षेत्र रहता है, बयाना है, धौलपुर है और कालपी है, ठीक है, और कालपी,
ये तीनों क्षेत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बयाना, धौलपुर और कालपी, ठीक है, बाबर इसको हथिया लेता है। इन तीनों जमींदारी को, तीनों क्षेत्रों को जो बहुत सूबे में बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हथिया लेता है। राणा सांगा का ये कहना है कि बाबर ने इन तीनों क्षेत्रों को अवैध रूप से ले लिया है, ठीक है, और इस पे उसका अधिकार है, राणा सांगा का अधिकार है, ठीक है। ये मुख्यतः आरोप लगते हैं। इसी आरोप पे दूसरा युद्ध बाबर लड़ता है, खानवा का युद्ध, ठीक है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इतिहासकार ये बताते हैं कि राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था, है ना, लेकिन राणा सांगा को यह पता था कि मुगल बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को हरा के चला जाएगा। एक विदेशी है, विदेशी आएगा, हम लोग मिलकर उसकी सहायता कर देंगे, इसके बाद जब वो चला जाएगा तो तत्कालीन परिस्थितियों में जब दिल्ली का कोई शासक नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति में मेवाड़ का जो शासक राणा सांगा है, राणा सांगा ही दिल्ली का सम्राट बन जाएगा, राजा बन जाएगा। इतिहासकारों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राणा सांगा की ये सोच थी। अगर उसने निमंत्रण दिया भी था तो इस कारण से दिया था कि इब्राहिम लोदी कमजोर होके युद्ध में अगर हार जाएगा, सभी लोग मिल जाएंगे, अगर मर जाएगा तो दिल्ली की सल्तनत खाली हो जाएगी और बाबर वापिस चला जाएगा, क्योंकि बाबर को यहाँ की जलवायु बिल्कुल नहीं पसंद है, उसके सैनिकों को नहीं पसंद है। तो ये सब सारी चीजें एक तरफ से इतिहासकारों का कहना है कि राणा सांगा की ये सोच थी और वो इसी सोच के साथ में बाबर को निमंत्रण दिया था कि ये एक विदेशी आक्रमण होगा। जैसे बहुत सारे विदेशी आए, जीत जीत के चले गए, वैसे बाबर भी चला जाएगा। कौन यहाँ पर, क्योंकि बाबर तो काबुल का शासक है। राणा सांगा को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बाबर आएगा और ये जम जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब बाबर पानीपत का युद्ध जीत लेता है और खुद को बादशाह घोषित कर देता है, बादशाह घोषित कर देता है और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है, तब राणा सांगा को धक्का लगता है। तब राणा सांगा क्या करता है कि इसके ऊपर, बाबर के ऊपर यह आरोप लगाता है कि बाबर ने अवैध रूप से बयाना, धौलपुर और कालपी की जागीरें ले ली हैं, हड़प ली हैं, ये हमारी जागीर है, हमको इसको वापस करना होगा, अन्यथा एक युद्ध बाबर को लड़ना होगा, ठीक। इसी बीच में राणा सांगा क्या करता है, राणा सांगा जो अफगान सरदार हैं, ठीक है, अफगान सरदार जो महत्वपूर्ण अफगान सरदार हैं, उनको अपने यहाँ इकट्ठा करता है। जैसे एक नाम बहुत प्रचलित है, बहुत शक्तिशाली सरदार रहता है, हसन खां मेवाती, ठीक है। दूसरा अफगान सरदार महमूद लोदी रहता है, ठीक है, महमूद लोदी रहता है। महमूद लोदी को राणा सांगा दिल्ली का बादशाह घोषित कर देता है, ठीक है, दिल्ली का बादशाह घोषित कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता है तो ये जान लें कि खानवा का जो युद्ध होता है उसके पहले राणा सांगा महमूद लोदी को अपने शरण में लेता है और महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है और राणा सांगा ने अपनी तरफ से महमूद लोदी को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया है, ठीक है। और तीसरा एक शासक रहता है इसके साथ में, कौन, आलम खां लोदी, आलम खां लोदी, ठीक है। ये लोग सब पहले वाले युद्ध में लड़ चुके हैं, पानीपत के युद्ध में सब लोग हार गए हैं और सब लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनको शरण कौन देता है, राणा सांगा, ठीक है। हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और आलम खान लोदी, इन सब को राणा सांगा ने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। बाबर को ये पता चल गया है कि राणा सांगा एक शक्तिशाली राजपूत है, ठीक है। वो इस बात को अपने आत्मकथा में भी कहता है कि दो शक्तिशाली हिंदू सम्राट हैं, कौन कौन से, एक मेवाड़ का है, ठीक है, और दूसरा विजयनगर का है, इस बात को वो बताता है, ठीक है। और अपने आत्मकथा में 5 मुस्लिम राज्यों की भी बात करता है। तो अब आप अगर इस चीज को समझ गए होंगे कि हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खान लोदी, इसको राणा सांगा ने अपने शरण में ले लिया है और जो बाबर है, बाबर को इस बात का अंदाजा पता लग गया है कि एक युद्ध भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे कई सारे इतिहासकार हैं, लेन पूल हैं, रसब्रुक विलियम्स हैं, इन लोगों ने एक स्वर में कहा, एक बात कही है कि बाबर को इस बात का अंदाजा है कि उसने पानीपत का युद्ध जीत तो लिया है, पर उसके खिलाफ जो विद्रोह हो रहे हैं और जगह जगह जो मुगलों को खिलाफ नफरत है लोगों में,
क्योंकि बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में कहा है कि पानीपत का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली और आगरा के लोग जो है मुगलों से घृणा करते हैं, उनके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, ना जाने क्या क्या बात कहते हैं, पत्थर फेंकते हैं, ये सब सारी बातें जो है होती हैं। तो होता क्या है, खानवा का युद्ध अब शुरू होने वाला है। शुरू कैसे होने वाला है, राणा सांगा का आरोप प्लस बाबर का आरोप, ठीक है। आगरा, बाबर कहां पे बैठा है, आगरा में बैठा है, ठीक है, आगरा में ही बैठा है। राणा सांगा मेवाड़ से चलता है, बाकी सभी लोग आके मिलते हैं। इसके बाद फिर फतेहपुर से 10 मील दूर पे ही एक क्षेत्र है, खानवा का क्षेत्र है। खानुआ जिसको बोला जाता है, खानुआ बोला जाता है, लेकिन खानुआ, लेकिन इसको अमूमन खानवा कह देते हैं, ठीक है। वहीं पे ये युद्ध होता है और 16 मार्च 1527 को ये युद्ध सुबह 9 बजे शुरू होता है और बहुत लंबा चलता है। लगभग कितना चलता है, 20 घंटा युद्ध चलता है, ठीक है। क्योंकि दोनों सेनाएं जबरदस्त हैं, शक्तिशाली हैं। राणा सांगा के विषय में ये कहा जाता है कि राणा सांगा ने अपने जीवन में लगभग 100 युद्ध किए थे और उसके शरीर पे कितने घाव थे, 80 घाव थे। राणा सांगा के विषय में ये कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि वो बहुत ही वीर योद्धा था और लगभग उसने हर युद्ध जीता था, ठीक है। इस युद्ध के पहले, खानवा के युद्ध के पहले लगभग उसने हर युद्ध जीता था। कोई ऐसा युद्ध नहीं था, एक आध छोट-मोट को छोड़ के, जिसमें उसको संधि करनी पड़ी थी। अदरवाइज राणा सांगा ने लगभग सारे युद्ध जीते थे, ठीक है। तो और हुआ ये था कि आगरा, बाबर की 2 टुकड़ी थी, ठीक है ना। बाबर की 2 टुकड़ी सेना थी जो आगरा से थोड़ा सा, ये है जब आप राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे जो है, तो वहां पे जहां पे बाबर की सीमा थी वहीं पे ये 2 टुकड़ी थी। और जब राणा सांगा की सेना बढ़ती है तो इन दोनों टुकड़ियों को हरा के भेज देती है। और जब ये दोनों बाबर की सेना की 2 टुकड़ी के हारे हुए सदस्य आते हैं सैनिक और बताते हैं कि राजपूत सेना बहुत ताकतवर है, और तब पहली बार बाबर की सेना में सैनिक घबरा जाते हैं, यानी कि बाबर की सेना का हतोत्साहित हो जाता है, मन हतोत्साहित हो जाता है, गिर जाता है। उनको ये लगता है कि अब हम हार ही जाएंगे, ठीक है। तभी पहली बार बाबर ने क्या क्या किया है खानवा के युद्ध के लिए, आप प्रश्न आता है, ठीक है, मैं बता रहा हूं। बाबर ने इसी युद्ध के पहले क्या किया, एक कहा जाता है कि उसने झूठी कसम खाई, नौटंकी करके शराब न पीने की कसम खाई, शराब न पीने की कसम खाई, ठीक है। ये बाकायदा प्रश्न आता है कि कौन से युद्ध में बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई और शराब की बोतलों को तोड़वा दिया था, फिकवा दिया था, और इवन की गजनी से आई हुई शराब की बोतलों में नमक डलवा दिया था, ठीक है। ये प्रश्न बाकायदा आता है, सभी के एग्जाम में आता है। शराब न पीने की कसम खाई, ठीक है, गजनी से आई शराब की बोतलों में नमक डलवा दिया और सबके सामने शराब की बोतलों को फिकवा दिया, तोड़वा दिया, शराब की बोतलों को तोड़वा दिया या फिकवा दिया। ये बकायदा आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि किस युद्ध में, तो ये खानवा के युद्ध में होता है। और पहली बार जो है बाबर ने जिहाद की घोषणा की, ठीक है। जिहाद मतलब इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध, क्रूसेड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, धर्म युद्ध, ठीक है। जिहाद का मतलब क्या होता है, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। एक साधारण से युद्ध को राणा सांगा ने अपने कौशल से, बखूबी अपने विचारों से इतना जोरदार भाषण दिया अपने सैनिकों के लिए, और उसको धर्म युद्ध घोषित कर दिया कि नहीं, ये हमारी स्वतंत्र अस्तित्व का प्रश्न है, हम या तो यहीं पे मर जाएंगे, अब हम वापिस नहीं जाएंगे। जबकि सच बात यह है, इतिहासकार बताते हैं कि बाबर की सेना के अधिकांश सैनिक वापस जाना चाहते थे, क्योंकि भारत की जलवायु उनको सूट नहीं कर रही थी, भारत की जलवायु से वो परेशान थे।
रसद भी उनको ठीक ठाक नहीं मिल पा रहा था, अफगानियों ने चारों तरफ से घेर रखा था, ठीक है। ऐसी विषम परिस्थिति में अब बाबर ने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया, एक सैनिक के रूप में, एक सेना नेतृत्व के रूप में कैसे सेनापति होना चाहिए इसका अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, ठीक है। मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था कि अगर बाबर के धर्म को छोड़ दिया जाए, अगर धर्म विरोधी बातों को उसको छोड़ दिया जाए और एक कुशल सेनापति के रूप में देखा जाए तो बाबर एक कुशल सेनापति में अव्वल नंबर पर खड़ा है, ठीक है। बहुत सारे इतिहासकारों ने उसे ब्रिटेन के जो राजा जॉर्ज IV थे उनके बराबर बताया है। तो ऐसी ऐसी बातें वो करता है, जिहाद की घोषणा करता है, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध, शराब न पीने की कसम खाता है, गजनी से आई शराब में नमक डलवा देता है, शराब की बोतलों को सबके सामने फेंकवा देता है, तोड़वा देता है, और कुरान पे हाथ रख के सभी सैनिकों से कसम खिलाता है। और एक बात और करता है कि युद्ध तक सभी सैनिक जो है अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, त्याग देंगे। ये सब जोश भरी बातें वो करता है और इसका असर बाबर के सेना पे पड़ता है, सीधे सीधे पड़ता है। और फिर बाबर के सैनिक उत्साही हो जाते हैं और जिहाद के बिल्कुल से लबरेज होके वो खानवा का युद्ध लड़ते हैं। 20 घंटे का युद्ध चलता है, ठीक है, बहुत लंबा युद्ध चलता है। राणा सांगा ने शुरू में अद्भुत प्रदर्शन किया था, बाबर की सेना बिल्कुल से पीछे हटने को मजबूर हो गई थी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि राणा सांगा को अचानक से एक तीर आके लग जाती है और एक राणा सांगा को भाला या तीर लग जाती है और राणा सांगा कुछ 2-3 घंटों के बाद ही युद्ध के शुरू में ही घायल हो जाता है। और जब ये घायल हो जाता है तो इस बात को सैनिकों को बताया नहीं जाता है और कुछ जो उसके प्रमुख चुनिंदा सरदार रहते हैं वो राणा सांगा को युद्ध मैदान से बाहर ले जाते हैं और इसकी जगह पे, राणा सांगा की जगह पे झाला अज्जा नाम के एक प्रमुख सरदार रहते हैं, उनको क्या राज मुकुट पहना दिया जाता है, राज मुकुट पहना दिया जाता है और झाला अज्जा ही पूरा युद्ध का नेतृत्व करते हैं। जब इस बात को राजपूत सैनिकों को पता चलता है तो वो घबरा जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राणा सांगा का कुशल नेतृत्व पाना चाहिए था, जो राजपूत सेना जो है शुरू में बिल्कुल कह सकते हैं कि चढ़ के बाबर की सेना को मार रही थी, कुछ देर के बाद जब सैनिकों को जैसे जैसे पता चलता जाता है कि राणा सांगा घायल होकर युद्ध मैदान से बाहर चला गया है तो उनका मनोभाव गिरने लगता है। और युद्ध मनोभाव और आत्मविश्वास का ही होता है, कुशल नेतृत्व का होता है, चाहे जितनी सेना हो, ठीक है। तो झाला अज्जा जो है ये राजा के रूप में उस समय रहते हैं, लेकिन राणा सांगा का कुशल नेतृत्व नहीं प्राप्त हो पाता है और फिर क्या होता है, अंत में राजपूतों की हार हो जाती है, राजपूतों की हार हो जाती है। ये कारण रहा है खानवा का युद्ध में राणा सांगा की हार का। खानवा का युद्ध क्यों हुआ उसको मैंने बताया, ठीक है। तो ये मोटा मोटा एक पूरा खाका है, ठीक है। ये प्रश्न आता है, ठीक है, कि राणा सांगा के घायल होने के बाद किस व्यक्ति को राजमुकुट पहना दिया गया था खानवा के युद्ध में, तो वो झाला अज्जा है, ठीक है। तो खानवा के युद्ध में राजपूतों की हार हो जाती है। राजपूतों की हार से फिर मुगलों की सत्ता पूर्णतया स्थापित हो जाती है, क्योंकि लोदी अफगानों के बाद, अगर अफगानों के बाद कोई दिल्ली की सत्ता को चुनौती दे सकता था तो वो राजपूत, और राजपूतों में भी राणा सांगा जिसने पूरे राजपूतों को लगभग एक कर दिया था और मेवाड़ का सबसे मजबूत शासक था राजपूतों में, कह सकते हैं कि भारत में सबसे मजबूत शासकों में से एक था, और उसकी हार हो जाती। अंत में जनवरी 1528 में राणा सांगा की भी मृत्यु हो जाती है। जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में इस तरह से राणा सांगा की हार होती है। इसी युद्ध में राजपूतों के सरों की मीनार, राजपूतों के सिरों कटे हुए सिरों की मीनार बनवाता है। कौन बनवाता है? बाबर बनवाता है। इसी युद्ध में राजपूतों के कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाता है और खुद को क्या घोषित करता है? स्वयं को
गाजी घोषित करता है, गाजी, स्वयं को गाजी घोषित करता है। ठीक है, ये जो खानवा का युद्ध है, इसमें एक बात और है, जो चंदेरी का युद्ध होता है मेदिनी राय के खिलाफ, उसमें भी उसको जो है बाबर ने क्या किया था, गाजी की उपाधि, गाजी घोषित किया था, क्योंकि उसमें भी जब राजपूतों के कटे हुए सिर की मीनार बनवाता है तो वहां पे भी गाजी घोषित खुद को करता है। तो खानवा और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने खुद को गाजी घोषित किया था। क्यों घोषित किया था? युद्ध में हार गए राजपूतों के, मरे हुए राजपूतों के कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाता है, और इसी उपलक्ष्य में वो क्या करता है, गाजी की उपाधि घोषित करता है। तो ये रहा खानवा का पूरा पूरा युद्ध, एक मोटा मोटा जो आपके एग्जाम में आने वाला है, जो मैंने पूरी बातें आपको बताई। ठीक है, मुझे ये लगता है कि अब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा खानवा के युद्ध को लेके। ठीक है, पहली बार इसी युद्ध में जिहाद की घोषणा, शराब न पीने की घोषणा करता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें, गजनी से आई हुई शराबों में नमक डलवा देता है, ये सब बातें खानवा के युद्ध में करता है। फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, फिर तो बाबर के लिए रास्ता साफ है। फिर अगला युद्ध कौन सा होता है? चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध किसके खिलाफ होता है? मेदिनी राय के खिलाफ होता है, मेदिनी राय के खिलाफ होता है। जो खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में मेदिनी राय भी भाग लिए थे। ठीक है, खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने भी भाग लिया था, क्योंकि जो मेवाड़ का शासक राणा सांगा था, तो राणा सांगा की अधीनता थी, यानी कि मेदिनी राय की अधीनता थी राणा सांगा के लिए, यानी कि राणा सांगा ने चंदेरी को जीता था, तो मेवाड़ के अधीन थे मेदिनी राय। ठीक है, लेकिन जब युद्ध खत्म हो जाता है तो उस समय मेदिनी राय ही सबसे मजबूत राजपूत शासक बचता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में राणा सांगा को ये पता रहता है कि जब तक मेदिनी राय जिंदा रहेगा तब तक समस्या होती रहेगी, और चंदेरी, जो चंदेरी वाला क्षेत्र है, इसका क्षेत्र जो मालवा और बुंदेलखंड के बीच का ये क्षेत्र रहता है। ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र रहता है, और ये मालवा वाला क्षेत्र जो है वो बाबर जीतना चाहता है। अगर बाबर को भारत में सत्ता पूरी तरह से स्थापित करनी, हालांकि स्थापित हो गई खानवा के युद्ध से, लेकिन अपने क्षेत्र का विस्तार करना है, तो ये मालवा वाले क्षेत्र को पूरा जीतना ही जीतना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बाबर ने क्या किया था कि इसको मेदिनी राय को एक आदेश भेजा कि एक स्थान है शमशाबाद। ठीक है, आप लोगों को पता होगा शमशाबाद। बाबर ने शमशाबाद के बदले मालवा को देने की बात कही। ठीक है, बाबर ने ये कहा कि आप शमशाबाद ले लो और मालवा मुझे दे दो। ठीक है, ऐसी स्थिति में मालवा क्या, ये चंदेरी मांगा था, सॉरी मालवा मुंह से निकल आया, मालवा का तो शासक नहीं है, चंदेरी, क्योंकि मेदिनी राय चंदेरी का शासक रहता है। चंदेरी इसीलिए वो जीतना चाहता है, बाबर लेना चाहता है कि चंदेरी जीत लेगा तो मालवा वो आसानी से जीत लेगा, क्योंकि चंदेरी कहाँ पे है? मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। अगर भारत का नक्शा देखेंगे आप जो है, ठीक है ना, अगर तो ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश वाला मालवा, और ये पूरा हिस्सा जो है मालवा और बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र है। ठीक है, तो इस एरिया को लेना चाहता है, मालवा को जीतना चाहता है, इसीलिए वो चंदेरी को लेना चाहता है, पर मेदिनी राय मना कर देता है। और मेदिनी राय कहते हैं ना कि मेदिनी राय की सहायता भी कौन कर रहा होता है, इसके साथ में भी कौन रहता है, ये तमाम सारे अफगान सरदार रहते हैं। अंत में मेदिनी राय हार जाता है। मात्र 1 घंटे का युद्ध चलता है। ठीक है, 1 घंटे का युद्ध होता है, और तारीख मैंने क्या बताया था, 29 जनवरी 1528 को। ठीक है, 1 घंटे का युद्ध होता है। 1 घंटे के युद्ध में मेदिनी राय हार जाता है, मेदिनी राय मैदान में मारा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बाबर ने चंदेरी का भी युद्ध जीत लिया। ठीक, जो खानवा का युद्ध होता है उसमें जो प्रमुख अफगान सरदार रहता है, हसन खां मेवाती, जो मैंने नाम लिखा था, वो युद्ध में ही मार दिया जाता है। खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती मार दिया जाता है, मगर महमूद लोदी और आलम खां लोदी लोग, ये लोग फिर भाग जाते हैं। ठीक है, ये लोग इनडायरेक्टली इनके भी साथ में रहते हैं, फिर भाग जाते हैं। फिर अंत में ऐसी स्थिति आती है
कि महमूद लोदी ने अपनी सत्ता को कह सकते हैं कि बंगाल का शासक रहता है नुसरत शाह, उसके साथ में मिलकर नुसरत शाह ने जो है अफगानों की काफी मदद की, खास करके महमूद लोदी की। और महमूद लोदी ने कई सारे अफगान सरदारों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके जो है वो किसको हटाना चाहता है, बाबर को भगाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसको अभी भी लगता है कि वो बाबर को हटा देगा। तो ऐसी स्थिति में वो बंगाल के नुसरत शाह से सहायता लेता है। और कुछ प्रमुख जो बिहार वाले, जो बिहार के अफगान सरदार रहते हैं, जैसे मोहम्मद खान लोहानी प्रमुख सरदार है, अफगानी सरदार है मोहम्मद खान लोहानी। और एक रहता है जलालुद्दीन, बिहार का शासक रहता है जलालुद्दीन। और शेर खान वही शेरशाह, जो हुमायूं को हरा के कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में द्वितीय अफगान सत्ता को स्थापित करता है। तो ये बिहार के शासक रहते हैं, ये भी रहता है, ठीक है। ऐसे कई सारे रहते हैं, मैंने प्रमुख प्रमुख नाम लिख दिया है। और फिर इन सब के ऊपर रहता है महमूद लोदी, ठीक है। महमूद लोदी ने क्या किया था कि इस बीच में अपनी बिहार से कुछ क्षेत्र में, बिहार में जहां इन सब का एरिया समाप्त होता है, उसके बाद से जो एरिया बचता है जौनपुर के एरिया के बीच में जीत लिया था, ठीक है। बाबर बंगाल में नहीं घुसना चाहता, उसको वो बाबर बंगाल से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बाबर इसीलिए बंगाल का शासक रहता है नुसरत शाह, ठीक है। उसको एक पत्र भेजता है, बंगाल का शासक रहता है नुसरत शाह। बाबर ये जानता है कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रदेश है और उसको दिल्ली से, खास करके आगरा से कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इस वजह से वो नुसरत शाह से पत्र व्यवहार करता है कि आप इन जो अफगानी हैं इनको मदद मत करिए, ठीक है, और मुझे सौंप दीजिए। वो मना कर देता है और इन सबके साथ में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मैंने बताया जैसे कि बिहार से जब जहां इन सब का दोनों का शासन समाप्त होता है, उसके बाद तक जौनपुर तक महमूद लोदी लगभग जीत लेता है, छुटमुट हिस्सा बचता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में ये तीनों तरफ से जो है आगरा को घेरने की कोशिश करते हैं। और ये बाबर भी जो है क्या करता है, अपनी सेना को लेकर बढ़ता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये सब सारे धीरे धीरे भागने लगते हैं, ये तीनों भाग जाते हैं और ये भी भाग जाता है। और महमूद लोदी से घाघरा नदी के पास में एक घाघरा का युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें महमूद लोदी हार जाता है और फिर भाग जाता है, ठीक है, फिर भाग जाता है। ये जो अफगान सरदार होते हैं मोहम्मद खान लोहानी और जलालुद्दीन और शेर खां, ये तीनों बाबर के पास जाते हैं, बाबर इनको माफ कर देता है, ठीक है। बिहार का कुछ क्षेत्र मोहम्मद खान लोहानी को दे देता है, अधिकांश क्षेत्र जलालुद्दीन को दे देता है बिहार का, ठीक है। कुछ क्षेत्र बिहार का अपने पास रख लेता है और शेर खान को भी माफ कर देता है और शेर खान को जलालुद्दीन के अधीन रख देता है। तो शेर खान को जलालुद्दीन के अधीन रख देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे शेर खान बढ़ता चला जाता है अगली क्लास में, और इसी बिहार को पहले जीतता है, फिर बंगाल को जीतता है, फिर हुमायूं को हरा देता है। तो ये रहा पूरा घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध मैं बता दूं कि कब लड़ा गया है घाघरा का युद्ध, 1529 में लड़ा गया है। डेट क्या है इसकी, डेट 6 मई है, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा गया है। महमूद लोदी के खिलाफ बाबर ने लड़ा, महमूद लोदी हार जाता है, भाग जाता है। इस तरह से बाबर ने क्या किया कि बाबर का साम्राज्य इसके बाद कहां से कहां फैल जाता है, सिंध से लेके कह सकते हैं कि पूर्वी बिहार के, पश्चिमी बिहार के क्षेत्र तक पहुंच जाता है, ठीक है। ऊपर उत्तरी भारत में ये ऊपर हिमालय से लेके नीचे कहां तक आ जाता है, ग्वालियर तक आ जाता है, ग्वालियर तक आ जाता है। तो एक बड़ा सा क्षेत्र बाबर के साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। और इस तरह से बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना इन 4 सालों में कर दी। 4 युद्ध लड़े, चारों युद्ध को मैंने बताया, ठीक है।
अगले लेक्चर में मैं आपको हुमायूं और हुमायूं के युद्ध, हुमायूं की परेशानियां, हुमायूं शेरशाह के बीच में जो युद्ध होता है उसको बताऊंगा, क्योंकि बहुत जल्दी भागने का कोई मतलब नहीं है और बहुत लंबी क्लास 2-2.5 घंटे करने का भी कोई मतलब नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, 35-40 मिनट की क्लास रहेगी, एक एक शासक को देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति होती है बाबर के चारों युद्धों की, और बाबर ने इसके बाद फिर अपने साम्राज्य की पूरी तरह से स्थापना की। कह सकते हैं कि मई 1529 में वो लड़ता है, अंतिम युद्ध लड़ता है, इसके बाद घाघरा का युद्ध जीत जाता है। छोटे मोटे युद्ध चलते रहते हैं, उनका इतिहास में कोई बहुत महत्व तो नहीं है। फिर 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है, और मरने के पहले बाबर ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? हुमायूं को बनाया था। हुमायूं सबसे बड़ी संतान था, सबसे बड़ी संतान था। इसकी माता का क्या नाम था? मैंने बताया था पिछले क्लास में, माता का नाम महामनगा है। वही महामनगा जो अकबर के समय में पेटीकोट शासन की सूत्रधार रहती हैं, पेटीकोट शासन चलाती हैं, वही महामनगा है। ठीक है, ये हुमायूं की माँ है। ठीक, और इनके 3 और भाई रहते हैं। ठीक है, यानी कि 3 सौतेले भाई रहते हैं, कामरान, अस्करी। कामरान और अस्करी एक ही माँ के बेटे रहते हैं, और हिंदाल। ठीक है, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये चारों इनके सौतेले भाई हैं। ठीक, तो इस तरह से बाबर जब मरता है 1530 में, तो हुमायूं को सत्ता सौंप देता है, उत्तराधिकारी घोषित कर देता है बाबर। और फिर हम अगले क्लास में देखेंगे हुमायूं के विषय में, और हुमायूं के जो छोटे भाई हैं कैसे हुमायूं के नाक में दम कर देते हैं, जीने नहीं देते हैं। जो अफगान रहते हैं, महमूद लोदी अभी जिंदा है। उसके बाद फिर गुजरात का शासक बहादुर शाह मजबूत हो जाता है। फिर अंत में उभर कर आता है कौन? शेर खान। बिहार का पहले शासक बनता है। ठीक है, बिहार के बाद बंगाल को जीत लेता है, और फिर कैसे 1540 में भगा ही देता है हुमायूं को, बिल्कुल से बाहर कर देता है भारत से, और 1540 में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना करता है। तो ये रहा साथियों बाबर का चारों युद्ध और उससे संबंधित बातें, और हुमायूं के विषय में थोड़ा सा कहाँ कैसे हुमायूं ने किसको किसको क्या दिया, ये अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये क्लास लंबी हो चुकी है। हाँ, बाबर की जो आत्मकथा है तुझके बाबरी, मैंने उसको पहले ही बता दिया है उसके विषय में, कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, पद्य शैली में लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासकों की बात की है। ठीक है, कौन कौन उसे निमंत्रण भेजता है इब्राहिम लोदी के लिए, इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए? दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा बाबर के विषय में रह गया है। और मैंने बताया ही है कि बाबर किस युद्ध में गाजी की उपाधि घोषित करता है। ठीक है, किसमें शराब पीने को मना कर देता है, शराब ना पीने की कसम खाता है। ये सब सारी बातें खानवा के युद्ध में होती हैं। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अपने यार मित्र से सब्सक्राइब करवाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।